हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन कैटालिसिस। द इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन with the help of a compound known as catalyst is known as catalysis। किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना कोई ऐसा कंपाउंड डाल के जो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होता है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, जिसे हम कैटलिस्ट कर रहे हैं, वो कंपाउंड क्या करता है, अगर उसको हम रिएक्टेंट से मिला देंगे वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा और रिएक्शन पूरा होने के बाद वैसे का वैसा, ठीक है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं उसके अंदर आता है, वैसे का वैसा बाहर निकल आएगा, ना उसकी अमाउंट घटेगी ना उसको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ओके, वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कोई पदार्थ है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, सिंपल बात है ये, और भी बहुत सी बातें उसमें। तो यहां पर हम बात करें हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, यदि कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस फेज में है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड फेज में है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कंडीशंस। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कैटलाइज हो रही है, जो सब्सटेंस रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है वो कैटलिस्ट है, वो सॉलिड फेज में है, बाकी सारे क्या है वो गैस या लिक्विड फेज में, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। मोस्टली जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का काम कौन करते हैं, मेटल्स या उनके ऑक्साइड्स काम करते हैं। तो दो तरह के मेटल्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, और क्या टंगस्टन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत सी मेटल्स हैं जो रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं। पर्टिकुलरली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, वो जो रिएक्टेंट्स के एटम्स हैं उनके साथ केमिकल बॉन्ड बना के उन एटम्स को अपने सरफेस पे केमिकली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जिससे फिर क्या है, जो दूसरे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब उनसे कोलाइड करते हैं या वो भी कई बार एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस तरह से उनके कोलिजन्स में बहुत ज्यादा हेल्प होती है और एनर्जी एक्टिवेशन बहुत ज्यादा घट जाती है और रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट, राइट। सो ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स जो कि हेल्प करती है केमिकल बॉन्ड बनाने में या रिएक्शन को कैटलाइज करने में। और क्या होगा कि वहां पर जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए या बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कि दोनों कंडीशंस क्या हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करने में हेल्प नहीं करेंगी। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन शुड बी मॉडरेट, ताकि क्या है, जो एक प्रॉपर मात्रा में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल केमिकली एब्जॉर्ब हो सरफेस के ऊपर, और वहां पर जो बॉन्ड है वो भी एक ऐसा होना चाहिए कि कोलिजन तो हो वहां पर रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं उनका, लेकिन उसके बाद क्या है, उनका डिसॉर्प्शन भी इजी रहे। अगर वो टाइटली हेल्ड वहां पर होंगे रिएक्शन के होने में मदद नहीं मिलेगी, ये सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो मॉडरेट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फेवर्स द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब मेन चीज क्या है कि इसमें मैकेनिज्म पार्ट क्या है इसका, कि रिएक्शन का पाथ क्या है, कि शुरू से एंड तक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को तेज करता है। इसमें सबसे पहली बात क्या होती है भाई, कि जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सब कहते हैं यहाँ पर यह कोई रिएक्शन है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये फ्लैटिनम मान यहाँ पर है, ये CO2 गैस, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं वो क्या करते हैं, CO गैस को CO2 में कन्वर्ट करते हैं, सीधी बात है, ठीक है। ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसको हमने बहुत सबसे ज्यादा स्टडी किया है, सिंपल बात यह है। और इस एग्जांपल को सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है अलग अलग कंडीशंस में, या इस रिएक्शन के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ओके, तो क्या होगा कि हमारे पास क्या, ये आपका एक मेटल सरफेस के ऊपर एक मेटल एटम है, एनवलप वन मेटल, या दिस एब्जॉर्प्शन साइड आप कह सकते हैं उसको, मेटल सरफेस के ऊपर है ये। तो यहां पर अगर आपका ये CO जो आपका एक मॉलिक्यूल है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ये क्या, पहला हमारा स्टेप क्या होगा, पहला
डिफ्यूजन एंड एड्सॉर्प्शन, ठीक है, जो केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, हम उनको एक ही स्टेप मान के चलते हैं, अलग अलग नहीं माने, कई बुक्स में अलग अलग माना हुआ है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। डिफ्यूजन एंड एड्सॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड एड्सॉर्प्शन ये होगा। दूसरा किसके होगा हाथ में, दूसरा एम एंड ओ, ये क्या, ये भी है डिफ्यूजन एंड एड्सॉर्प्शन किसका, ओ एटम का, प्लीज। अब दूसरा क्या है कि इनके बीच में फिर क्या है, ऐसे सेकंड स्टेप क्या है, केमिकल रिएक्शन होगी, फिर केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे यहाँ पर MO है प्लस, ठीक है, MCO, यहाँ से इनके बीच में रिएक्शन जाती है, केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा, फिर ये CO2 गैस एंड दैट इज योर M प्लस M, ये मेटल सरफेस है बेसिकली, दिखा रहे हैं आप, ये मेटल सरफेस है और ये CO2 गैस बन जाती है। बट यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम और जो CO मॉलिक्यूल है, ये प्लेटिनम या प्लेटियम जो भी कैटलिस्ट है उसके सरफेस पे एडसॉर्ब होंगे, फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे CO और O एटम, क्योंकि O एटम क्या बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और एकदम से क्या है CO से जाके चिपक जाता है और क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। फिर क्या, ये यहाँ से अब कह देंगे CO2, जैसे आपको दिखा देना से कि यहाँ पर CO2 है और ये बहुत ही लूज यहाँ पर बॉन्ड है ऐसे इसका ना, कार्बन का बहुत ही लूज, और एकदम से क्या हो जाएगा इसका डिसॉर्प्शन, और फिर CO2 क्या है वो गैस फेज में चला जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। सो बेसिकली किसी भी हेटेरोजेनियस कैटलाइज्ड रिएक्शन में तीन स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होगा प्लीज, पहले स्टेप में हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन के बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं इस तरह के, इसलिए हम केमिकल एडसॉर्प्शन की बार-बार बात कर रहे हैं, राइट। पहले स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन एंड एडसॉर्प्शन, दूसरे में जो एक्चुअल रिएक्शन होनी है, और तीसरे में क्या है फिर डिसॉर्प्शन एंड इवेपोरेशन। वेरी सिंपल। अब दूसरा एग्जांपल हम एक और लेते हैं, तो वो भी काफी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, किसका, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन का। अभी हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, हम यहाँ दिखा देंगे, ये मेटल सरफेस है यहाँ पर, और हम कह रहे हैं, देखिए प्लीज, कई बार होता है कि हाइड्रोजन गैस उस पर डिसॉल्व हो जाती है, ये भी बोलते हैं लोग ना, क्योंकि निकल मेटल वहां पर है। ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, देखिए CH2 प्लस गैस प्लस H2 गैस यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये प्लेटिनम है जो कि कैटलिस्ट का काम करेगी, प्लेटिनम मेटल, क्या बनेगा CH3 गैस, ऐसे दिखा दीजिए प्लीज गैस। वो क्या बोल रहा है कि प्लेटिनम के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गया, ये केमिसॉर्ब हो गया, ऐसे हम करेंगे, राइट, सॉरी ऐसे, राइट। बीच में क्या है यहाँ पर देखिए प्लीज, CH2 ये भी ऐसे बीच में से थोड़ा सा ये भी एब्सॉर्ब, ये पहला स्टेप है क्या, डिफ्यूजन एंड एडसॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड एडसॉर्प्शन फर्स्ट स्टेप। थोड़ा इसको हम अगर दिखाना चाहिए ऐसे, थोड़ा सा इसको हम वैसे ऐसे दिखा सकते हैं करके, देखिए प्लीज, एक सी बात है, थोड़ा खास बात नहीं है, ये C H एंड H ये CH2 है, यहाँ पर ये एडसॉर्ब थी, फिर देखिए प्लीज यहाँ पर जो ये H है, ये जो यहाँ पर है ये एडसॉर्ब H, दूसरा जो H यहाँ पे एडसॉर्ब है ना, ठीक है, तो पहले ये वाला H इससे मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ से इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा, इससे कैटलिस्ट जो मेटल सरफेस है, और ये H यहाँ पे जुड़ जाता है, ऐसे क्या हो जाएगा फिर ये यहाँ पे हम दिखा देंगे कैसे करके, देखिए प्लीज H CH एंड H, और अभी देखिए प्लीज ये C, राइट, अभी ये H एंड H, और ये अभी मेटल सरफेस पे ऐसे, मेटल सरफेस पे क्या ये भी यहाँ से जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, और अभी भी क्या है ये H यहाँ पर है, ये भी H, दूसरा H जो है, राइट, ये थोड़ा लूजली यहाँ पर क्या बाउंड है, यहाँ पर ये लूजली बाउंड है, यहाँ पर ये कार्बन जो कि जब जुड़ा होता है इससे ना। अब जैसे ये कार्बन अब हाइड्रोजन आपस में यहाँ पर कार्बन बनाएंगे, ठीक है, देखिए प्लीज, एक्चुअली क्या है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे जो कार्बन यहाँ मेटल से जुड़ा हुआ है, इससे काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ये बनेगा ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्योंकि इसके बाद क्या, जब ये कार्बन से ये H जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और कोई भी जो सिस्टम है दैट मूव्स spontaneously towards more stable state, इसको प्लीज हम जो फोर्थ इसके द्वारा यही आएंगे, वापिस करके दिखा देंगे इसको।
ऐसे कैसे आ जाएगा, कैसे आप देखिए प्लीज, ये आपका मेटल सरफेस तो है ही, और क्या बन जाएगा ऊपर, ये कार्बन कार्बन H H, अभी कहाँ चला गया ये इथेन, ये चला जाएगा गैस फेज में, और मेटल सरफेस नीचे है क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है, उसमें कोई बदलाव आना ही नहीं है। तो रिएक्शन के बाद ऐसे का ऐसा कि उसका कुछ हुआ ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगेगा ना, करता तो है बीच में, बहुत कुछ करता है, रिएक्शन में हेल्प करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एज सून एज रिएक्शन एंड्स it comes out without suffering any change. This is very important thing, very interesting also, and these are the two very important examples of heterogeneous catalysis. और देख लीजिए, ये जो हमारे पास heterogeneous catalysis है, ये कॉमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमर्शियली दुनियादारी में, कि दुनिया की जो हमारे पास इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो उसके ऊपर बेस्ड है बहुत ज्यादा। क्यों? दो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री एंड एनर्जी इंडस्ट्री, जिनमें ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं। द टू वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, केमिकल एज वेल एज एनर्जी इंडस्ट्रीज, आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हेटेरोजेनियस catalysis. That is why this reaction decides the major chunk of the economy or GDP of the world. Okay, please. Thanks. Namaskar.